दोस्तों ये कहानी है साल 1975 की, जब इंदिरा गांधी सरकार ने भारत में इमरजेंसी लागू कर दिया था। और इमरजेंसी का मतलब यह था कि भारत में हर तरह से रेगुलेशन सरकार का ही होगा, चाहे वो कोई न्यूज़पेपर जा रहा हो या खाने पीने की चीजों के रेट हो, वो सब सरकार रेगुलेट कर रही थी। उसी समय भारत की सरकार ने 5 बड़े रेस्टोरेंट ओनर्स को बुलाया, जिसमें से एमटीआर भी एक ब्रांड था। और सभी रेस्टोरेंट ओनर्स को बोला गया कि आप सब अपने जो प्राइसेस हैं खाने पीने की चीजों के, उसको कम करिए। लेकिन दोस्तों ये एमटीआर के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी बहुत ज्यादा मेंटेन करते थे, तो कम प्राइस में उनको वो क्वालिटी मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था। बाकी सारे ब्रांड्स अपने क्वालिटी को ज्यादा कंट्रोल करने लगे और वो थोड़े कम बेहतर क्वालिटी में भी चीजों को देना शुरू कर दिया था। लेकिन एमटीआर ने पीछे हटने का सोचा कि हम अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और उस समय बेंगलोर का सबसे बड़ा खाने का ब्रांड एमटीआर ने अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया। दोस्तों जिस तरह से पानी अपने बहने का रास्ता ढूंढ ही लेता है, उसी तरह से जिसको आगे जाना है वो अपना रास्ता जरूर निकाल लेता है। यह कहानी एक बड़े अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करने की, जिस तरह से एमटीआर ने अपने आप को आज 1000 करोड़ का ब्रांड बनाया। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से एमटीआर बना इंडिया का सबसे बड़ा फूडिंग ब्रांड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो दोस्तों ये कहानी की शुरुआत होती है साल 1920 में, जब मैया कम्युनिटी के 4 भाई रहते हैं और वो लोगों के घरों में जाके खाना बनाया करते थे। खाने में उनकी अच्छी एक्सपर्टीज थी, तो उन्होंने और ज्यादा मौके तलाशने के लिए बेंगलुरु जाते हैं और वहां पे जाके उन्होंने खाना बनाना चालू किया। साल 1924 में चारों भाइयों ने मिलकर ब्राह्मीण कॉफी क्लब नाम का एक दुकान खोला लालबाग फोर्ट के पास, और वहां पे ये कॉफी और इडलीज लोगों को बेचना चालू करते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है वर्ल्ड वॉर 2, और उस समय भारत में चावल की काफी ज्यादा क्राइसिस हो जाती है और चावल के रेट काफी बढ़ जाते हैं। और दोस्तों चावल इडली बनाने का एक मेन इंग्रेडिएंट्स में से एक था, तो इस वजह से इनको अब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। यहीं पे इनके बड़े भाई यज्ञ नारायण मैया ने एक नया प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने रवा इडली बनाना शुरू किया, और रवा इडली बनाते ही वो रातों रात पूरे बैंगलोर में फेमस हो गया। हर जगह उनके रवा इडली की बातें होने लगी। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है और इन्होंने रवा इडली तो ऐड कर ही दिया था, इसके साथ और सारे इडली के आइटम्स उन्होंने ऐड कर दिए थे मार्केट में। इसके बाद भारत आजाद होता है और साल 1951 में यज्ञ नारायण मैया सोचते हैं कि हम अपनी क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करें। उसके लिए उन्हें अच्छी क्वालिटी समझना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो यूरोप जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि किस तरह से लोग अपना रेस्टोरेंट चलाया करते हैं। 2 चीजें वहां पे उन्होंने देखी, वहां पे साफ सफाई किचन में बहुत ज्यादा होती है, और जो प्लेट्स वगैरह लोगों को सर्व किए जाते हैं वो बहुत रिस्पेक्ट से दिए जाते हैं। मैया वापस आते हैं और भारत में उन्होंने अपने रेस्टोरेंट पे भी इस तरह के प्रोटोकॉल्स बनाने चालू कर दिए कि उनका किचन बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, और कोई भी अगर उनके इडली खाने आता है वो इनके किचन में जाके क्रॉस चेक जरूर कर सकता है इनकी क्वालिटी, इनका सैनिटेशन और इनके हाइजीन के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सीखो के बारे में बताना चाहता हूं। सीखो एक कैरियर एक्सेलरेटर है, जिसका एक मेंबरशिप प्रोग्राम है सेलेक्ट, जिसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग और कई सारे जो कैरियर्स है उसमें आप आगे ग्रो कर सकते हैं। इस मेंबरशिप को अगर आप लेते हैं तो आप इसमें अनलिमिटेड कोर्सेज, टैलेंटेड लोग, कैरियर के जो गुरुज होते हैं, इन सब लोगों से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और अपना एक सेफ फ्यूचर आप डिजिटल मार्केटिंग में आगे ले जा सकते हैं। इसमें आपको 200 घंटे से ज्यादा आपको लाइव वर्कशॉप मिलेंगी, 750 घंटे से ज्यादा रिकॉर्डेड कोर्सेज होंगे, 50 से ज्यादा इंडस्ट्री सर्टिफिकेट और 10,000 से बड़ी कम्युनिटी होगी। और डिजिटल मार्केटिंग के सेलेक्ट मेंबरशिप में आपको बैकलिंक्स बनाना, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, गूगल एड्स, वेब एनालिटिक्स, मोबाइल एनालिटिक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब तरह के कैंपेन्स चलाना बहुत इजीली सीख सकते हैं। और इसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े कई बड़े मेंटर से आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों जो इसका मेंबरशिप प्लान है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। आप पर मंथ इसमें सिर्फ 9 से 99 रुपए ही आपको खर्च करने हैं, और आपको बहुत सारे लाइव एक्सेस मिल जाएंगे जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर आप ग्रो कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर भी है। और दोस्तों मुझे इसमें जो सबसे अच्छी चीज लगी कि आप टॉप सीईओ से भी इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अंकुर वारिकू सर हो गए, और उनके तरह से बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स। तो अगर आप लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ेंगे तो आप उस तरह की आपकी मेंटालिटी हो जाएगी और आप कैरियर में अपने बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको साइन इन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसके थ्रू जाके आप इनका मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ट्राई सीखो कोड यूज करेंगे तो आपको 1 रुपए में भी वो मेंबरशिप मिल सकती है। आप जाइए अभी चेक करिए इसको जरूर। आइए दोस्तों वीडियो में वापस आते हैं। इसके बाद यज्ञ नारायण मैया कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने डिशेस में, और यूरोप में उन्होंने एक चीज देखा था कि डेजर्ट्स का बहुत ज्यादा कल्चर है वहां पे, इसलिए उन्होंने फ्रेंच पफ पेस्ट्री का नया अल्टरनेटिव निकाला, और यहां पे उन्होंने फ्राइड बिस्किट के साथ मिल्क और खोआ ऐड करके एक नया डिश बनाया।
और इस डिश का नाम उन्होंने चंद्रहारा रखा, जो कि उस समय थिएटर में लगी हुई सबसे बड़ी मूवी के नाम पे थी। ये डिश रातों रात भारत में पूरा फेमस होना शुरू हो जाता है और हर जगह पूरे बैंगलोर में ये डिश बिकने लगता है। इनकी साफ सफाई और प्रोडक्ट में कई सारे इनोवेशंस थे, इनको काफी मार्केट में पॉपुलर कर दिया। और अब ये जहां पे काम कर रहे थे वो जगह काफी छोटी पड़ रही थी, तो इसलिए इन्होंने मवाली रोड पे लाल बाग में एक नई शॉप लिया। अब इनको जो अपना शॉप का नाम दिख रहा था ब्राह्मण कॉफी क्लब, वो इनको कुछ अपना नाम से अटपटा लगा और इसके बाद अपने शॉप का नाम इन्होंने MTR रखा, मतलब मवाली टिफिन रूम्स। साल 1968 में यज्ञ नारायण मैया के डेथ के बाद इनके जो नेफ्यू रहते हैं हर्षनंदन मैया, वो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। और इनका एक ही टोटल मोटो रहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपने रेगुलर कस्टमर को बनाएं, मतलब पूरे मंथली लोग हमसे खाना खाया करें। इस वजह से इन्होंने जो अपने रेगुलर कस्टमर रहते हैं उनके लिए सिल्वर और गोल्ड के भी प्लेट्स मार्केट में लॉन्च किए। मतलब कोई भी अगर इनका रेगुलर कस्टमर आता है तो उसको सिल्वर या गोल्ड के प्लेट्स में ये खाना दिया करते थे। इसके साथ ही इन्होंने कई सारे रेगुलर डिशेस सेट कर दिए, जैसे कि वेडनेसडे को शहद वाला हलवा, थर्सडे को बनाना केसरी, फ्राइडे को बादाम हलवा और इसके बाद हर शाम को रवा डोसा हुआ करता था, जिस वजह से ज्यादा लोग इनके जो सामान हुआ करते थे उनको खाने के लिए आते थे और रेगुलर मंथली पेमेंट इनको किया करते थे। इस फैमिली ने शुरुआत से ही अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की और ये चाहते थे कि हम कई सारे अपने रेस्टोरेंट्स खोले। इस वजह से इन्होंने एक फिक्स SOP बनाया कि इनकी क्वालिटी और टेस्ट मेंटेन रहे और इनके जो भी शेफ काम कर रहे हैं वो किस तरह से डोसे का बैटर बनाना है, किस तरह से उसमें रसम पाउडर ऐड करना है, कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है, इस सब के लिए एक फिक्स SOP बनाया ताकि क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो सके, आज या 100 साल बाद भी। और इसके बाद दोस्तों साल 1975 आता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी में सरकार इनको कहती है कि आप अपने प्राइस को कम करिए और इनको क्वालिटी पे कंट्रोल करना पसंद नहीं था। ये चाहते थे कि हम जिस नाम से जाने जाते हैं वो हमारी साफ सफाई और हमारा हाइजीन है और हमारी बेटर क्वालिटी है, उससे कंप्रोमाइज किया तो ये हमारे रिस्पेक्ट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इन्होंने अपनी शॉप को बंद कर दिया। दोस्तों जब एक अपॉर्चुनिटी खत्म होती है तो उसके सामने दूसरी नई अपॉर्चुनिटी आपका जरूर वेट करती रहती है और सदानंद मैया ने भी रियलाइज किया कि वो पैक्ड फूड मार्केट में अभी बेच सकते हैं अगर उनका रेस्टोरेंट बंद हुआ है तो। इसके बाद उन्होंने MTR के जो पुराने एम्प्लॉइज रहते हैं उनको बुलाया और उन्होंने इंस्टेंट फूड्स बनाना चालू कर दिया। मतलब जैसे रवा इडली उन्होंने सबसे पहले बनाया, वो ये था कि सारी चीजें उन्होंने मिक्स करके रख दिया, आप पैकेट घर पे ले जाइए, उसको बॉईल करिए और आपका पूरा इडली बनकर तैयार हो जाता था। कुछ इस तरह का मॉडल अब उन्होंने निकाला। इनकी मार्केट में पहले से रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, जिस वजह से प्रोडक्ट एक इंस्टेंट हिट बना। इसके बाद इमरजेंसी खत्म होती है, इनका रेस्टोरेंट दोबारा खुल जाता है, लेकिन उन्होंने अभी पैक्ड फूड का मार्केट जो टच किया था इससे वो पीछे नहीं हटे और रेस्टोरेंट एक साइड से चल रहा था, दूसरे साइड ये पैक्ड फूड पे काम करते जा रहे थे। समय के साथ इनके पैक्ड फूड की डिमांड बढ़ी और हर बेंगलुरु के स्टोर्स पे धीरे धीरे इनके पैक्ड फूड बिकने शुरू हो गए थे। अब इन्होंने 1983 में रियलाइज किया कि हमें बेंगलोर से बाहर भी एक्सपेंड करना चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने रिटेलर्स का चेन विजयवाड़ा, मद्रास और हैदराबाद में बनाना शुरू किया। सदानंद मैया ने यहां पे यह भी रियलाइज किया कि उनकी बेंगलोर में बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, जिस वजह से उनको सब कोई जानता है तो इनके फूड जल्दी बिक जाया करते हैं। लेकिन अब अगर उनको बेंगलोर के बाहर जाना है, दूसरे स्टेट्स में भी जाना है, तो यहां पे अब इनको क्वालिटी के साथ साथ इनकी पैकेजिंग भी बेटर होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें हमारी वीडियो की कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, लेकिन हमारा थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से कोई भी फूड पैकेट कितना भी अच्छा हो, उसकी क्वालिटी, उसकी पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब इन्होंने इस पे पैकेजिंग पे काम करना शुरू किया और इन्होंने सबसे पहले पॉली स्टैंडर्ड पैकेजिंग इंडिया में लेके आई है, और जिसमें प्रोडक्ट अगर रखा जाए तो वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल हो जाए किसी भी शॉप पे और आदमी उसको खरीद सके। अभी तक जो पैक फूड मार्केट था उस पे सिर्फ दो ही बड़े जाइंट थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर और दूसरी स्विस की कंपनी नेस्ले। लेकिन जब इनका अपना खुद का पैक्ड फूड आता है MTR का, तो इसने मार्केट को चेंज कर दिया, क्योंकि इनके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, इनके टेस्ट में इंडियन टेस्ट था, जिस वजह से इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले दोनों को मार्केट से बीट कर दिया और ये इंडिया के टॉप पैक्ड फूड मार्केट के प्लेयर बन गए। दोस्तों इसके बाद आता है 1990s, जहां पे बेंगलोर में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां खुलनी शुरू हो गई थी। आपको अगर इससे रिलेटेड चीजें समझनी है तो आप इन्फोसिस की वीडियो जाके हमारी देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में बात किया कि किस तरह से बेंगलोर ग्रो होता गया। और जब बेंगलोर में कंपनियां खुल रही थी तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी आने लगे और इन प्रोफेशनल्स की अब दो तरह की डिमांड हुई। सबसे पहले इनके पास सैलरी ज्यादा होती थी, जिस वजह से इनको थोड़ा कन्वीनियंस फूड चाहिए था, और दूसरी जो इनकी बड़ी डिमांड थी, इनके पास टाइम कम होता था, जिस वजह से इनको थोड़ा इंस्टेंट फूड चाहिए था। यहां पे MTR ने इन दोनों चीजों को रियलाइज किया और उन्होंने अपना बिजनेस प्लान अब थोड़ा चेंज किया। अब इन्होंने पैक्ड फूड के मार्केट में अपने दो डिवीजन्स बना दिए। सबसे पहला ये था जिसमें कि फूड लाइन था, जिसमें स्पाइसेस, रेडी टू कुक फूड वाली चीजें मिल रही थी, और दूसरा जो इन्होंने डिवीजन बनाया जिसमें चिप्स होते थे और स्नैक्स के आइटम्स होते थे, जो कि आदमी कहीं भी खड़ा होकर खा सकता है खरीद के। अगली चीज उन्होंने अपनी प्लेस स्ट्रेटेजी पे भी काम किया। अब इन्होंने देखा कि साउथ इंडिया में ज्यादा इनको जाना जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया तक अभी इनका कोई प्रेजेंस नहीं है, और जब ये नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड करने गए तो वहां इनको कोई नहीं जानता था, इनका ब्रांड फेल हो रहा था।
तो इन्होंने सोचा कि कोई एक ऐसा हमें प्रोडक्ट मार्केट में लाना पड़ेगा जिससे लोग इजिली रिलेट कर सके। तो इन्होंने आइसक्रीम कोन्स मार्केट में लॉन्च किए नॉर्थ इंडिया के मार्केट में, जिस वजह से आइसक्रीम जल्दी बिका करती है और लोग इनके प्रोडक्ट को खरीदने लगे, जिससे लोग इनकी प्योरिटी और इनकी क्वालिटी को समझ गए इजिली। अब इनको अगला जो प्रोडक्ट ले आना था वो इजी हो गया मार्केट में। दूसरी चीज इन्होंने नॉर्थ इंडिया में किया, इन्होंने प्राइस बहुत ही कम रखा जिस वजह से लोग इजीली इनके पैक्ड फूड को खरीद सके। इसके बाद इन्होंने रियलाइज किया कि अगर नॉर्थ इंडिया में एंटर करते हैं तो हमें नॉर्थ इंडियन क्यूजीन्स चाहिए। तो इन्होंने जो अपने इंस्टेंट फूड होता था, जैसे रवा इडली का इंस्टेंट बनाते थे, उसी तरह से इन्होंने नॉर्थ इंडियन क्यूजीन्स के भी इंस्टेंट बनाना शुरू कर दिया, ताकि लोग पैक्ड फूड लेके जाए और उसको बॉयल करके इजीली जो भी खाना हो वो बना सकते हैं। इसके बाद एमटीआर ने रियलाइज किया कि इंडिया के बाहर ओवरसीज मार्केट में भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है, जहां पे बात करें हम ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इसके साथ ही सिंगापुर हो गया। लेकिन दोस्तों यहां पे ग्रो करना बहुत ही एक टफ टास्क था, क्योंकि ये इंडिया नहीं था, इंडिया के बाहर के मार्केट्स थे जहां पे क्वालिटी और स्टैंडर्ड की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो यहां पे सबसे पहले इन्होंने अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को अचीव किया, जहां पे ISO 9002 सर्टिफिकेशन और ग्लोबल सेफ्टी पॉलिसी के तहत इनको सर्टिफिकेशन मिल गया था। मतलब अब ये बाहर के मार्केट में इजिली वर्क कर सकते थे। इसके बाद इन्होंने देखा कि अगर हमें ओवरसीज मार्केट के लोकल शॉप्स पे अवेलेबल होना है तो हमें वहां के लोगों से पार्टनरशिप करना होगा। तो इन्होंने क्रोगर फूड चेन से इन्होंने कोलैबोरेशन किया, जिस वजह से ये यूएस के लोकल शॉप्स पे भी इनके प्रोडक्ट बिकने चालू हो गए थे। तो जब अगर प्रोडक्ट आपका लोकल शॉप्स पे रखा रहेगा तो लोग आके जरूर खरीदेंगे। और इसी तरह से इन्होंने सेम स्ट्रेटेजी बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी लगाई, वहां के लोकल लोगों से इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया, जिस वजह से इनका यहां का प्रोडक्ट वहां के मार्केट्स में मिलना शुरू हो गया और धीरे धीरे ये इंडिया के बाहर एक्सपेंड करने लगे। आज 9 से ज्यादा कंट्रीज में ये पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इनको 90s में काफी बड़ा सक्सेस मिल गया, क्योंकि ये पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर चुके थे और ये ओवरसीज में भी एक्सपेंड कर गए थे। तो अब इनके एम्बिशंस बड़े हो रहे थे और साल 2000 में इन्होंने कुछ फंड्स उठाने का सोचा और यहां पे इन्होंने अपने कंपनी का 14% स्टॉक बेच दिया मैग्नम कैपिटल, जो कि मॉरिशस की एक कंपनी है। और इसके साथ ही इन्होंने जेपी मॉर्गन को भी अपना 28% स्टेक बेचा और $4 मिलियन इन्होंने उनसे रेस किया। और इन सभी पैसों से इन्होंने अपना सुपर शॉप्स खोलना चालू किया, जहां पे इनका रेस्टोरेंट्स भी होता था और पैक्ड फूड, दोनों चीजें एक साथ आपको मिल जाया करती थी। सबसे पहला 2002 में इन्होंने बेंगलोर में अपना सुपर शॉप खोला था। अब दोस्तों यहां पे एमटीआर अपने नेटवर्क अच्छे बना रहा था, बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था, लेकिन कुछ कमियां थी इस ब्रांड में। इसने अपने पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया था, जिस वजह से कई बड़े ब्रांड्स आके इनको एक्वायर करने की भी कोशिश कर रहे थे, जिसमें आईटीसी फूड्स हो गया, कॉनेग्रा हो गया, टाटा कॉफी हो गया। लेकिन ओरकला नाम के ब्रांड ने इनको एक्वायर किया एट लास्ट साल 2007 में। टोटल $100 मिलियन में ओरकला ने एमटीआर फूड्स को खरीद लिया था। और अभी तक एमटीआर की टोटल वैल्यूएशन 170 करोड़ हो चुकी थी और इनके टोटल प्रोडक्ट लाइन में 130 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके थे। ओरकला ने रियलाइज किया कि अब हमें थोड़ा सा कंपनी का स्ट्रक्चर और चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी सी रीब्रांडिंग करनी पड़ेगी। तो अब इसके बाद इन्होंने रेडी टू ईट वाले फूड के सेक्शन में कई सारे और प्रोडक्ट्स ऐड किए, जैसे कि रेडी टू ईट सांभर हो गया, आपके पनीर के आइटम्स हो गए, ताकि लोग इंस्टेंटली उसको बॉयल करें और बॉयल करके इजिली खा सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने देखा कि इंडिया में जो ऑडियंस है वो चेंज हो रही है, तो इन्होंने हर रीजन वाइज नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि हो गया उत्पम मिक्स हो गया, ढोकला मिक्स हो गया, मसाला राइस हो गया, पोहा हो गया, पुलाव हो गया, दाल फ्राई हो गया, जिस वजह से ये गुजरात के लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश को भी लोगों को, ताकि हर जगह के स्पेशल जो फूड्स होते हैं उसको ये इंस्टेंटली बना सकें, जिस वजह से आज एमटीआर इतना ज्यादा मार्केट में पॉपुलर है। और इसके साथ ही इनके लोगों को भी रीस्ट्रक्चर किया गया, उसके फॉन्ट्स को चेंज किए गए, लेकिन इसकी ओरिजिनलिटी वही रखी गई। मतलब जो ओवरऑल जो शेप था, साइज था एमटीआर का, उसको नहीं चेंज किया गया था। और अब इन्होंने जो अपनी नई रीब्रांडिंग करी थी, इसमें उन्होंने एक लाइन और ऐड कर दिया, जो रेडी टू फूड सेक्शन था। मतलब 3 मिनट में आप कोई भी फूड रेडी कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने टैगलाइन दिया, मेक इंडिया फूड कन्वीनियंट, मतलब आप जल्दी से जल्दी अपना जो भी फूड है उसको बना सकते हैं। तो दोस्तों एमटीआर की इन्हीं स्ट्रेटजीज की वजह से एमटीआर आज 32 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही है। और अगर इनका 2020 का टर्नओवर देखें तो वो 9.2 बिलियन का रहा था। तो कोई भी कंपनी ने अगर एफर्ट लगाना शुरू किया तो वो इस लेवल तक पहुंच सकती है। और एमटीआर के अगर 97 ईयर के आप सक्सेस में देखें तो एमटीआर ने सिर्फ क्वालिटी पे फोकस किया। आइए एक बार सीख लेते हैं कि इनकी बिजनेस से हमें क्या लर्निंग मिल सकती है। दोस्तों अगर हम पहली बिजनेस लर्निंग एमटीआर से देखें तो एमटीआर ने हमेशा पैसे से आगे अपने रेपुटेशन पे ज्यादा फोकस किया। उन्होंने हाइजीन और क्वालिटी ऑफ फूड पे सबसे ज्यादा काम किया और जहां भी मौका आया कि कॉम्प्रोमाइज कर लें वो अपनी क्वालिटी में, उन्होंने बिजनेस में हमेशा पीछे हटने का सोचा। और अपने क्वालिटी के इसी पैशन की वजह से आज एमटीआर इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांड है पिछले 97 ईयर से।
तो दोस्तों अगर हम इसे दूसरी बिजनेस लर्निंग सीखने की कोशिश करें तो इनके जो कॉम्पिटिटर ब्रांड्स हैं जैसे कि एवरेस्ट हो गया, आईशी हो गया, ईस्टर्न हो गया, ये ब्रांड्स एक टाइप के क्यूजीन पे फोकस करते हैं, बट इन्होंने मल्टी क्यूजीन्स पे फोकस किया। ब्रेकफास्ट का क्यूजीन, डिनर का क्यूजीन, ड्रिंक्स, स्नैक्स, ये हर तरफ के मार्केट पे गए, जिस वजह से इनको हर तरफ के ऑडियंस को इन्होंने टच करना शुरू किया और हर जगह इनका ट्रस्ट बढ़ता गया। तो दोस्तों तीसरी और आखिरी चीज जो हम एमटीआर से समझ सकते हैं वो ये है कि जिस समय वेस्टर्न कल्चर इंडिया पे बहुत तेजी से बढ़ रहा था, वेस्टर्न क्यूजीन जैसे कि इटालियन, कॉन्टिनेंटल जैसे बहुत सारे आइटम्स इंडिया में इंट्रोड्यूस होते जा रहे थे और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे आपको यही टाइप के फूड दिख रहे थे, उस समय एमटीआर ने इंडियन कल्चर पे ज्यादा फोकस किया। एमटीआर ने जो इंडिया का जो रियल टेस्ट है उसको अपने फूड्स में लेके आया, जहां पे नेस्ले और यूनिलीवर उसमें पीछे रह गए थे। तो अगर आप कल्चर को आगे बढ़ाते हैं अपने टेस्ट के थ्रू तो आपका ब्रांड जरूर ग्रो करेगा। ये चीज आप एमटीआर से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और एमटीआर अपनी क्वालिटी पे तो फोकस कर ही रहा था, इसलिए इनका जो भी ये प्रोडक्ट मार्केट में निकालते थे वो चल जाता था। तो आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया के कल्चर को भी अपने ब्रांड से जोड़ सकिए, तो वो आप नेक्स्ट लेवल पे अपना ब्रांड ले जाने में बहुत जल्दी पॉसिबल होंगे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की और सारी वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।